नेक्स्ट टॉपिक है इफ़ेक्ट्स प्रोड्यूस बाय इलेक्ट्रिक करंट। तो जब भी इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा कहीं से भी तो तीन इंपॉर्टेंट इफेक्ट प्रोड्यूस कर सकता है वो। पहला है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, दूसरा है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और तीसरा है केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। मतलब जब कोई भी कहीं पे भी करंट फ्लो होता है तो तीन इफेक्ट्स प्रोड्यूस कर सकता है, हीटिंग इफेक्ट, मैग्नेटिक इफेक्ट, केमिकल इफेक्ट। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट तो यहीं पढ़ने वाले हैं इसी चैप्टर में। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट नेक्स्ट चैप्टर है अपना। केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट हायर क्लास में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट से। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, जब भी करंट किसी हाई रेजिस्टेंस वायर में फ्लो होता है जैसे कि नाइक्रोम वायर, ठीक है, जो एलॉयज़ होते हैं, नाइक्रोम है, कॉन्स्टेंटन है, मैंगनीन है, जिनकी रेजिस्टेंस बहुत हाई होती है, तो हाई रेजिस्टेंस वायर में अगर करंट फ्लो होगा तो रिलेशन बताइए आपको। अगर हाई रेजिस्टेंस वायर में करंट फ्लो होगा और करंट और रेजिस्टेंस इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो अगर रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा तो करंट को फ्लो होने में बहुत दिक्कतें आएंगी और उसकी वजह से अल्टीमेटली हीट प्रोड्यूस होगा। क्या प्रोड्यूस होगा? हीट। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत हाई है और रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से फ्लो ऑफ करंट को का भी प्रॉब्लम होगा और उसकी वजह से अल्टीमेटली हीट प्रोड्यूस होगा। तो जहाँ पे भी हमें हीट प्रोड्यूस कराना होता है, जो हीटिंग डिवाइसेस होते हैं, हीटिंग अप्लाइंसेस, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर है, गीज़र है, इलेक्ट्रिक प्रेस है, आयरन, तो जहाँ पे भी हमें हीट प्रोड्यूस कराना है वहाँ पे आप हाई रेजिस्टेंस वाले मटेरियल यूज़ करोगे, जैसे कि अलॉयज़। जनरली हम नाइक्रोम यूज़ करते हैं, नाइक्रोम जो निकल और क्रोमियम का बना है, ठीक है, एलॉय है एक। तो नाइक्रोम, कॉन्स्टेंटन, मैंगनीन, ऐसे एलॉयज़ यूज़ करते हैं जिनकी रेजिस्टेंस हाई हो और हाई रेजिस्टेंस की वजह से करंट के फ्लो को ऑब्स्टेकल मिलता है और अल्टीमेटली हीट जनरेट होता है, हीट फ्लो होता है, और वही हीट वहाँ यूज़ करते हैं, चाहे गीज़र का काम हो या इलेक्ट्रिक आयरन की बात करें या हीटर्स की बात करें, तो वहाँ पे हमारा पर्पस हीट प्रोड्यूस करना ही है। तो हीट प्रोड्यूस करना है तो डेफिनेटली कंडक्टर तो यूज़ करेंगे नहीं, क्योंकि कंडक्टर में आराम से करंट फ्लो हो जाएगा, हीट प्रोड्यूस नहीं होगा। तो क्या यूज़ करते हैं? रेजिस्टर्स, जिनकी रेजिस्टेंस बहुत हाई हो, एंड जनरली हम एलॉयज़ यूज़ करते हैं। ठीक है, फाइन। अब देखो, तो मतलब ये है कि जो रोल मैकेनिक्स में फ्रिक्शन प्ले करता है वही रोल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में रेजिस्टेंस प्ले करता है। मतलब मैकेनिक्स में भी फ्रिक्शन की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है और इलेक्ट्रिक सर्किट्स में भी रेजिस्टेंस की वजह से हीट फ्लो होता है, हीट प्रोड्यूस होता है। तो मैकेनिक्स में जो रोल फ्रिक्शन का है वही रोल इलेक्ट्रिकल सर्किट्स में रेजिस्टेंस का है, दोनों हीट प्रोड्यूस करेंगे एट द एंड। ठीक है, तो ये जो हीट प्रोड्यूस होगा वो कितना होगा, हीट का फॉर्मूला डिराइव करते हैं। ठीक है, देखो, तो फॉर्मूला पता है आपको ऑलरेडी। पावर इज इक्वल टू क्या होता है? पेन चेंज कर लेते हैं। ओके, पावर इज इक्वल टू डब्ल्यू अपॉन टी। तो यहाँ से डब्ल्यू क्या बनता है? पावर इनटू टाइम। ठीक है, डब्ल्यू को एनर्जी भी कह सकते हो, एनर्जी का फॉर्मूला निकाला ही है हमने पहले भी, एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। और यहाँ पे कौन सी एनर्जी है? हीट एनर्जी है, तो इंस्टेड ऑफ ई एच भी लिख सकते हो। कौन सी एनर्जी? हीट एनर्जी। और पावर के बहुत सारे फॉर्मूले ड्राइव किए थे हमने। वन ऑफ द फॉर्मूला था आई स्क्वायर आर। तो पावर की जगह पे अगर आई स्क्वायर आर लिख दो तो हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया? आई स्क्वायर आर टी। हीट एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन गया? आई स्क्वायर आर टी। ठीक है, इसको हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। मतलब इस फॉर्मूले से आप जो हीट प्रोड्यूस होता है वो फाइंड कर सकते हो। ठीक है, आई स्क्वायर आर टी से और बहुत सारे फॉर्मूले बन सकते हैं, पर जनरली हम ये बनाते हैं आई स्क्वायर आर टी।
अब यहाँ से देखोगे आप तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया स्क्वायर ऑफ करंट के। मतलब अगर करंट को डबल करोगे तो हीट 4 गुना हो जाएगा, स्क्वायर रिलेशन है। करंट को ट्रिपल करोगे तो 3 का स्क्वायर 9, मतलब हीट 9 टाइम्स हो जाएगा। करंट को अगर आधा करोगे 1/2, तो 1/2 का स्क्वायर क्या होता है 1/4, तो हीट 1/4 हो जाएगा। मतलब जो चेंज करंट में करोगे उसका स्क्वायर टाइम चेंज हीट में होगा। सो ये फर्स्ट रिलेशन है, हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ करंट। सेकंड इज हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। ऑब्वियसली अगर मटेरियल की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा है तो हीट भी ज़्यादा प्रोड्यूस होगा। इसीलिए तो हम एलॉयज़ यूज़ करते हैं हीटिंग डिवाइसेस में, क्योंकि एलॉयज़ की रेजिस्टेंस हाई होगी तो हीट ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, और वहाँ पे हमें हीट प्रोड्यूस ही कराना है। जबकि जहाँ पे हमें कंडक्शन कराना होता है वहाँ पे हम कंडक्टर्स यूज़ करते हैं, मेटल्स, क्योंकि उनकी रेजिस्टेंस कम होती है तो हीट कम प्रोड्यूस होता है, ना के बराबर प्रोड्यूस होता है, और कंडक्शन का काम करते हैं वो। तो जहाँ पे कंडक्शन कराना हो वहाँ पे गुड कंडक्टर्स यूज़ करो, जहाँ पे हीट प्रोड्यूस कराना हो वहाँ पे ऐसे मटेरियल्स यूज़ करो जिनकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो। तो मोर रेजिस्टेंस मोर हीट। एंड थर्ड फैक्टर है हीट इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। ठीक है, ये फॉर्मूला है ना, H=I²RT। तो हीट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I² से, R से और T से, मतलब टाइम से भी। जितना टाइम के लिए डिवाइस यूज़ करोगे, जितना टाइम के लिए करंट फ्लो होगा, अकॉर्डिंगली उतना ही ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। ठीक है, इसलिए हम देखते हैं कई बार कि जो गुड कंडक्टर्स भी होते हैं अगर उसको भी बहुत लंबे समय तक यूज़ करो, लॉन्ग यूसेज हो उसका, तो थोड़ा बहुत हीट प्रोड्यूस हो ही जाता है। ठीक है, रेजिस्टेंस कम है पर जीरो तो है नहीं, तो थोड़ा बहुत ही प्रोड्यूस हो सकता है अगर हम बहुत लंबे समय के लिए कोई भी डिवाइस यूज़ करें तो। फाइन। तो ये है जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, हीट एनर्जी कैलकुलेट करने का फॉर्मूला I²RT। ठीक है, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया स्क्वायर ऑफ करंट से, रेजिस्टेंस से और टाइम से। फाइन। तो देख सकते हो यहाँ पर अलग तरीके से निकाला है फॉर्मूला, ऐसे भी निकाल सकते हैं हम, बहुत सारे तरीके हैं। अल्टीमेटली ये फॉर्मूला बनेगा, अल्टीमेटली आपको ये फॉर्मूला मिलेगा H=I²RT। और फिर ये प्रोपोर्शनैलिटी, करंट का हीट का करंट के साथ, रेजिस्टेंस के साथ और टाइम के साथ। ठीक है, ओके। सो जो भी अप्लाइंसेस इलेक्ट्रिसिटी, मतलब जिस भी अप्लाइंस में इलेक्ट्रिसिटी दोगे आप, इलेक्ट्रिसिटी अगर कहीं भी करंट फ्लो होगा तो अगर वो गुड कंडक्टर है तो वहाँ पे बहुत ही कम हीट प्रोड्यूस होगा, और अगर वो एलॉय है, ऐसा कुछ है जिसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई हो, तो वहाँ पे ज़्यादा हीट प्रोड्यूस होगा। तो इसीलिए जहाँ पे हमें हीट प्रोड्यूस कराना होता है वहाँ पे हम रेजिस्टर्स यूज़ करेंगे, क्योंकि रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा तब हीट प्रोड्यूस ज़्यादा होगा। और जहाँ पे हमें हीट नहीं चाहिए, कंडक्शन कराना हो, वहाँ पे हम गुड कंडक्टर्स यूज़ करते हैं ताकि हीट कम से कम प्रोड्यूस हो और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है, जैसे अगर एग्जांपल लो फ़ैन की, तो फ़ैन में जो हम करंट पास कराते हैं उसका मैक्सिमम अमाउंट यूज़ हो जाता है फ़ैन को मूव कराने में, काइनेटिक एनर्जी प्रोड्यूस करने में, फ़ैन को चलाने में, और थोड़ा बहुत हीट के फॉर्म में भी एनर्जी वेस्ट होता है। लेकिन अगर आप बात करो हीटिंग अप्लाइंसेस की, जो उनमें कॉइल यूज़ करते हैं नाइक्रोम वायर जैसा, या कोई भी हाई रेजिस्टेंस वाला वायर, तो वहाँ पे हमारा मेन टारगेट हीट प्रोड्यूस कराना है। तो अगर हम हाई रेजिस्टर यूज़ करेंगे, हाई रेजिस्टेंस वाला मटेरियल यूज़ करेंगे, वायर यूज़ करेंगे, तो ज़्यादातर जो करंट देंगे उसका 99% हीट प्रोड्यूस हो जाएगा, और वहाँ पे हीट ही चाहिए हमें। तो सिंपल सा लॉजिक है, कंडक्शन कराना है तो कंडक्टर यूज़ करो, हीट प्रोड्यूस कराना है तो एलॉज यूज़ करो, या ऐसे मटेरियल्स यूज़ करो, ऐसे वायर्स यूज़ करो, ऐसे कॉइल्स यूज़ करो जिनकी रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा हो। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक हीटर, कैटल, हेयर ड्रायर, इमर्शन रॉड, गीज़र, इन सब में हम एलॉय यूज़ करते हैं, हाई रेजिस्टेंस वाले मटेरियल यूज़ करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हो, और वहाँ पे हीट ही चाहिए हमें। ठीक है, ये कुछ न्यूमेरिकल्स हैं बेस्ड ऑन द फॉर्मूला।
फॉर्मूला क्या ड्राइव किया हमने, H=I²RT। तो निकाल सकते हो आप। अब डिपेंड करता है गिवन क्या है। अगर करंट रेजिस्टेंस टाइम दे रखा हो तो हीट निकालने के लिए ये फॉर्मूला यूज़ कर सकते हो, I²RT। और अगर डायरेक्टली पावर दिया हुआ है तो ये I²R पावर ही तो होता है। तो अगर डायरेक्टली पावर दे रखा है तो पावर इंटू टाइम करके हीट निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डिपेंडिंग अपॉन कि क्या डेटा गिवन है उसके हिसाब से फॉर्मूले यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, जो भी ईजी हो। तो ये न्यूमेरिकल से सिंपल बेस्ड ऑन दिस जो इजीली कर सकते हो। वीडियो पॉज करके न्यूमेरिकल देख सकते हो। ठीक है, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसको देख लो, आ जाएगा, नहीं तो इसको अलग से करेंगे। ठीक है, अब लास्ट टॉपिक है एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। 3 इफेक्ट देखे थे हमने, हीटिंग, मैग्नेटिक, केमिकल। हीटिंग पढ़ रहे हैं अपन, मैग्नेटिक नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, केमिकल इफेक्ट हाई क्लास में आएगा। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के एप्लीकेशंस क्या हैं, यूजेस क्या हैं, कैसे यूज़ करते हैं हम उसको। ठीक है, क्या काम आता है हमारे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो जो पहला एप्लीकेशन है वो है इट इज़ यूटिलाइज्ड इन द वर्किंग ऑफ इलेक्ट्रिकल हीटिंग अप्लायंसेस, जैसे इलेक्ट्रिक आयरन, कैटल, टोस्टर, ओवन, हीटर्स, वाटर हीटर्स। इन सब जगहों में हमें हीट चाहिए एंड हैंस यहाँ पे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट ही काम आता है। ठीक है, तो अगर हमें हीट चाहिए तो यहाँ पे क्या यूज़ करेंगे हम, हाई रेजिस्टेंस वाले वायर यूज़ करेंगे, हाई रेजिस्टेंस वाले कॉइल यूज़ करेंगे, जिनकी रेजिस्टेंस ज़्यादा से ज़्यादा हो और उसकी वजह से मैक्सिमम हीट प्रोड्यूस हो। और हीट प्रोड्यूस कराना ही है हमें, हीटिंग अप्लायंस है तो हमें मेन टारगेट क्या है, हीट ही प्रोड्यूस कराना है। ठीक है, एग्जाम्पल दे रखा है ये, जो हीटिंग कॉइल होता है हीटर का या किसी भी हीटिंग अप्लायंसेस का जनरली, वो जब रेड हॉट होता है, गर्म होकर बिल्कुल रेड हॉट हो जाएगा, ग्लो करने लगता है, तब उसका टेम्परेचर कुछ इतना होता है, 900 डिग्री सेल्सियस। इमेजिन कर सकते हो आप, वाटर 100 डिग्री सेल्सियस बॉयल होता है तो उसका 9 गुना जब टेम्परेचर पहुंचेगा तब जाके वो पर्टिकुलर कॉइल रेड हॉट होके ग्लो करेगी और हीट प्रोड्यूस करेगी। ठीक है, सो जो सेकंड इफेक्ट है हीटिंग इफेक्ट, सेकंड एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का, वो यूज़ करते हैं हम इलेक्ट्रिक बल्ब में, इलेक्ट्रिक लैम्प्स में, फॉर प्रोड्यूसिंग लाइट। ठीक है, ये देख सकते हो, जो आपको इलेक्ट्रिक आयरन बाहर जैसा दिखता है, अंदर से उसमें ये कॉइल होता है, ये दिख रहा है कॉइल, ये बना होता है नाइक्रोम वायर का, जो कि एलॉय है निकल और क्रोमियम का। ठीक है, अभी ये रेजिस्टर होने की वजह से जब इसमें करंट फ्लो कराते हैं तो बहुत ही हाई हीट प्रोड्यूस करता है और वही हीट यूटिलाइज करते हैं कपड़े प्रेस करने के लिए। तो सेकंड एप्लीकेशन है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का बल्ब में इलेक्ट्रिक लैम्प में। ये जो बल्ब देख रहे हो आप, काफ़ी पहले यूज़ करते थे, अब तो ये थोड़ा ऑलमोस्ट ख़त्म ही हो गया है इसका यूज़। ये बल्ब आपने देखे होंगे पहले, रियल पिक्चर ये है और ये डायग्राम दिखा रखा है। इसमें आप देख सकते हो यहाँ पे टंगस्टन फिलामेंट है जो ग्लो कर रहा है एक्चुअली, और यही लाइट प्रोड्यूस करता है। दिख रहा है ये थिन टंगस्टन फिलामेंट, बाहर एक ग्लास बल्ब होता है, अंदर टंगस्टन फिलामेंट होता है। ये बल्ब सबने देखा होगा बचपन में, अब तो काफ़ी कम हो गया है ये, क्योंकि अब ट्यूबलाइट, फिर CFL एंड फाइनली LED का ज़माना आ गया है, लाइट एमिटिंग डायोड्स की, जो मिनिमम पावर लेते हैं और ब्राइटनेस और लाइट इससे बहुत बेटर प्रोड्यूस करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक बल्ब की। तो इलेक्ट्रिक बल्ब में क्या होता है, अंदर आपको फिलामेंट दिख रहा होगा, थिन टंगस्टन फिलामेंट, टंगस्टन का बना हुआ। ठीक है, ये जो फिलामेंट है इसकी मेल्टिंग पॉइंट होती है 3380 डिग्री सेल्सियस, मतलब इस टेम्परेचर तक ये हीट बर्दाश्त कर सकता है, उसके बाद ब्रेक होगा ये। इस टेम्परेचर तक इसके हीट सहने की क्षमता है, हीट टॉलरेट कर सकता है, और हमें लाइट प्रोड्यूस करने के लिए लगभग इतना टेम्परेचर चाहिए होता है। मतलब जब
ये पहली बात तो इसकी रेजिस्टेंस बहुत हाई है, ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट भी हाई है, 3380 डिग्री सेल्सियस है। अब रेजिस्टेंस हाई होने की वजह से जब इसमें करंट पास करेंगे तो हीट प्रोड्यूस होगा, हीट प्रोड्यूस होगा तो टेम्परेचर राइज होगा, टेम्परेचर राइज होते होते जब ये टेम्परेचर पहुंचता है 2500 डिग्री सेल्सियस तो हीट एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है और आपको लाइट एनर्जी मिलती है, मतलब बल्ब लाइट प्रोड्यूस करते हैं। अब ये सब कुछ बहुत फास्ट होता है, इसमें कोई टाइम नहीं लगता है, आप स्विच ऑन करोगे डायरेक्टली आपको लाइट मिल जाएगी, पर ये पूरा प्रोसेस होता है, ठीक है। तो जो टंगस्टन फिलामेंट यूज़ करते हैं हम, इस पर क्वेश्चन आते हैं। तो पहली बात तो ये इसकी रेजिस्टेंस हाई है, तभी तो हीट प्रोड्यूस कर रहा है ये, और दूसरा इसका मेल्टिंग पॉइंट भी काफ़ी हाई है, 3380 डिग्री सेल्सियस है। तो ऑब्वियसली काफ़ी हाई मेल्टिंग पॉइंट होने की वजह से इतना टेम्परेचर पहुंचने के बाद भी जहाँ पे हमें लाइट मिल रहा है, जहाँ पे हीट एनर्जी लाइट में कन्वर्ट हो रही है, फिर भी वो ब्रेक नहीं होता है, ठीक है। तो जो दूसरा एप्लीकेशन हुआ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का, वो कहाँ है, इलेक्ट्रिक बल्ब में। इलेक्ट्रिक बल्ब में जहाँ पे हाई रेजिस्टेंस फिलामेंट की वजह से हीट प्रोड्यूस होता है, और जब हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, टेम्परेचर बहुत ज़्यादा राइज हो जाएगा, 2500 डिग्री सेल्सियस पहुँच जाएगा, तो हीट एनर्जी लाइट में कन्वर्ट होकर हमें रोशनी प्रदान करेगा, ठीक है। ये सेकंड है। अब इसमें कुछ बातें हैं जो क्वेश्चंस में आते हैं। पहला ये कि टंगस्टन ही क्यों यूज़ करते हैं फिलामेंट की तरह। तो पहला तो सिंपल रीज़न है क्योंकि उसकी रेजिस्टेंस हाई होती है और मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होती है। मान लो कोई दूसरा ऐसा मटेरियल यूज़ करते हैं जिसका मेल्टिंग पॉइंट कम होती है, मान लो 1000 डिग्री सेल्सियस होती है, तो जैसे ही 1000 डिग्री सेल्सियस से क्रॉस करता टेम्परेचर, वो फिलामेंट टूट जाता। 2500 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर पहुंचता ही नहीं और हीट एनर्जी लाइट एनर्जी में कन्वर्ट ही नहीं होता। तो बहुत ज़रूरी है कि इसके लिए हमें हाई मेल्टिंग पॉइंट वाला मटेरियल चाहिए, तो टंगस्टन बेस्ट है उसके लिए। तो टंगस्टन का हाई रेजिस्टेंस होना, टंगस्टन का हाई मेल्टिंग पॉइंट होना, टंगस्टन की हाई फ्लेक्सिबिलिटी और लो रेट ऑफ इवापोरेशन एट हाई टेम्परेचर, ये सब इसको सूटेबल बनाता है फिलामेंट की तरह यूज़ करने के लिए, ठीक है। ओके, दूसरी बात ये, एक और चीज़ देख रहे हो आप यहाँ पे कि ये जो बल्ब है इसके अंदर आर्गन या फिर नाइट्रोजन भरा हुआ होता है, नॉर्मल एयर भरा हुआ नहीं होता है। क्योंकि अगर नॉर्मल एयर प्रेजेंट होता तो उसमें ऑक्सीजन भी होता है और इतना हाई टेम्परेचर पे आग लग सकती थी उसमें ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। इसीलिए इसको हम एयर से नहीं इनएक्टिव गैसेस आर्गन या नाइट्रोजन से फिल करते हैं, ताकि हाई टेम्परेचर पे भी इवेपोरेशन नहीं हो, आग नहीं लगे और आराम से आपको रोशनी मिले, ठीक है। क्लियर है। सेकंड एप्लीकेशन क्या है, इलेक्ट्रिक बल्ब या इलेक्ट्रिक लैम्प में लाइट प्रोड्यूस करने के लिए यूज़ होता है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। फाइन। तीसरा है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज यूटिलाइज इन द इलेक्ट्रिक फ्यूज फॉर प्रोटेक्टिंग हाउस होल्ड वायरिंग एंड इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसेस। तो फ्यूज़ के बारे में नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, डिटेल में नहीं जा रहे हैं हम उसमें। बस समझ लो कि फ्यूज़ का काम होता है हाउस होल्ड वायरिंग को और आपके जो अप्लाइंसेस हैं एक्सपेंसिव अप्लाइंसेस उनको प्रोटेक्ट करने का। खुद टूट जाता है, खुद अपनी कुर्बानी दे के सेक्रीफाइस होके और सारे अप्लाइंसेस को और सारी वायरिंग को प्रोटेक्ट करता है ये। इसका जो वर्किंग है वो भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे ही बेस्ड है। कैसे है क्या है वो नेक्स्ट चैप्टर में आएगा, नेक्स्ट चैप्टर में फ्यूज़ के बारे में पूरा पढ़ेंगे, ठीक है। अभी जानना है तो जान लो इतना। ये आप फिगर 42 में एक फ्यूज़ का फिगर देख सकते हो। फ्यूज़ एक शॉर्ट लेंथ टिन प्लेटेड कॉपर वायर होता है। कैसा, टिन प्लेटेड कॉपर वायर, जिसकी मेल्टिंग पॉइंट काफ़ी कम होती है, ठीक है। रेजिस्टेंस काफ़ी हाई होती है, तो हाई रेजिस्टेंस की वजह से इसमें भी हीट प्रोड्यूस होता है एंड ऑब्वियसली तभी तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट काम आएगा यहाँ पे। ओके, तो सिंपल सी बात है। अब इसका फंक्शन नेक्स्ट चैप्टर में ही आएगा। बस अभी ये समझ लो कि हाई रेजिस्टेंस की वजह से हीट प्रोड्यूस होगा, और जब हीट एक लिमिट क्रॉस करेगा या एक लिमिट से ऊपर जाएगा, तो क्योंकि इसकी मेल्टिंग पॉइंट कम है, तो जब उस टेम्परेचर को क्रॉस करेगा जो इसका लास्ट टोलरेबल टेम्परेचर होगा, जब उस टेम्परेचर को क्रॉस करेगा तो ये जो वायर है वो ब्रेक हो जाएगा, और वायर ब्रेक होने की वजह से
सर्किट ब्रेक हो जाएगा और जो भी वायरिंग है घर की, अप्लाइंसेस हैं, वो सारे सेफ रहेंगे, उनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, डिटेल डिस्कस नहीं कर रहा हूँ मैं, नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे। अभी बस ये समझो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्यूज़ के वर्किंग में भी काम आता है। फ्यूज़ की वर्किंग भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ही बेस्ड है। ठीक है, तो ये थे एप्लीकेशंस ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। पहला, हीटिंग अप्लाइंसेस में काम आता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट का यूज़। दूसरा, इलेक्ट्रिक लैम्प में काम आता है। अब इलेक्ट्रिक लैम्प में काम आता था, उसके बाद ट्यूबलाइट्स आए, CFL आए, अभी LED का ज़माना है, तो ये बल्ब हम यूज़ करते नहीं हैं, क्योंकि ये बल्ब काफ़ी कह सकते हो कि पावर इनएफिशिएंट थे। मतलब बहुत ज़्यादा पावर कंज्यूम करके भी अच्छा लाइट प्रोड्यूस नहीं करते थे। अभी अगर कंपेयर करें तो देखो, ये जनरली 100 वाट का हुआ करता था, 100 वाट का या 60 वाट्स का, समझ रहे हो? 100 वाट, 60 वाट। 60 वाट में अभी हम 20 वाट के 3 ट्यूबलाइट यूज़ कर सकते हैं, या 10 वाट के 6 LED बल्ब यूज़ कर सकते हैं। और ऐसा मान के चलो कि जो 6 LED बल्ब की बात कर रहा हूँ मैं, उसमें से एक LED बल्ब भी इससे बेटर रोशनी दे देगा, इससे ज़्यादा ब्राइटनेस वाली। ठीक है, तो इसका 1/10 पावर लेके, ये 100 वाट वो 10 वाट, 1/10 पावर लेके ही इससे बहुत ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं जो आजकल के लैम्प्स हैं, LEDs हैं। ठीक है, एनीवेज, ये हो गया। और तीसरा एप्लीकेशन है फ्यूज़ के वर्किंग में। इलेक्ट्रिक फ्यूज़ भी हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे ही बेस्ड है। तो ये थ्योरेटिकली देखना है हमें कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट कहाँ कहाँ काम आता है। डिटेल की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि फ्यूज़ हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। बाकी यहाँ पे जो भी है बता दिया हो। टंगस्टेन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं तो उसका ध्यान रखना कि टंगस्टेन को ही फिलामेंट की तरह क्यों यूज़ किया, तो वो सारे रीजन डिस्कस कर लिया हमने। ठीक है, सो चैप्टर कंप्लीट हो गया।